रूस के कजान में 5 साल बाद हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात। द्विपक्षीय बातचीत में कई मुद्दों पर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री ने कहा एलएसी पर समझौते का स्वागत, दुनिया में शांति के लिए भारत चीन का साथ आना जरूरी। ब्रिक्स समिट में आतंकवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान। बोले आतंकवाद और टेरर फाइनेंसिंग पर दोहरे मापदंड की कोई जगह नहीं है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में सीटों का फॉर्मूला फाइनल। 85-85 सीटों पर लड़ेगी कांग्रेस, यूबीटी और एनसीपी, शायद शरद पवार। बाकी 33 सीटों पर बाद में होगा फैसला। डायमंड स्टेट समिट में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का विरोधियों को यूसीसी पर करारा जवाब। धर्म देखकर नहीं बनाते कानून, यूसीसी सबके लिए है। प्रियंका गांधी ने वायनाड से नामांकन दाखिल कर दिया है। वायनाड की सड़कों पर रोड शो भी किया। पहली बार प्रियंका ने अपने लिए वोट मांगा। साथ मौजूद रहे राहुल गांधी और सोनिया गांधी। ओडिशा की तरफ बढ़ रहे दाना तूफान से निपटने की तैयारियां तेज। दक्षिण पूर्व रेलवे ने 152 ट्रेनें कैंसिल कर दी। बचाव अभियान के लिए वायु सेना अलर्ट, एनडीआरएफ के जवानों की भी तैनाती। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मिले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मथुरा में करीब 20 मिनट तक चली दोनों के बीच बातचीत। यूपी में होने वाले 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव पर चर्चा की खबर। ग्रेटर नोएडा में कार के अंदर मिली युवक की जली हुई लाश। गाजियाबाद के संजय यादव के तौर पर हुई मृतक की पहचान। हिरासत में मृतक के 2 दोस्त, जांच में गहनों के लेन देन का केस। इजरायल की रक्षा मंत्री का बहुत बड़ा बयान। कहा ईरान पर इजरायल के हमले के बाद दुनिया को समझ में आ जाएगा कि इस तरह के ऑपरेशन के लिए कितनी तैयारियां की गई थी। उधर बेरूत पर इजरायल की एयर स्ट्राइक की खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। एक बिल्डिंग को टारगेट कर इजरायली फाइटर जेट से दागी गई मिसाइलें कैमरे में कैद हुई। तस्वीरें आपके सामने। सोशल मीडिया पर बिल्डिंग खाली करने की चेतावनी के 40 मिनट बाद ये पूरी की पूरी बिल्डिंग जमींदोज। जामिया शिक्षण संस्थान में जो हमले हुए हैं वो घटना दुखद है। मामले की जांच होनी चाहिए। कल्याण बैनर्जी एक संवैधानिक अपराधी और एक नहीं, ये सीरियल ऑफेंडर बन चुके। एक ही कारण है और वो है भारतीय जनता पार्टी की गंदी राजनीति। मुसलमान भाइयों के प्रति अगर बुरी नजर कोई देखने का काम करेगा तो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव चुप बैठने वाला नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे। कह रहे हैं कि ईंट से ईंट बजा देंगे, आंख करने ना दिखा देंगे। तुर्की में आतंकी हमला हुआ है। बहुत बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। रात के 8 बज रहे हैं। इस वक्त यह जानकारी मिल रही है कोई बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ है। तुर्की के अंकारा में कोई बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है। आतंकवादियों की तस्वीरें भी आई हैं। अंकारा दरअसल तुर्की एरोस्पेस और रक्षा कंपनी के कैंपस में कोई ब्लास्ट हुआ, धमाका हुआ। कई लोगों के मारे जाने की खबर है। 10 की कंफर्मेशन आ रही है। एक बहुत ही खौफनाक ये आतंकवादी हमला। 10 लोगों की कंफर्मेशन आ गई है। 10 लोगों की मौत की खबर। हमला तुर्की के अंकारा में एविएशन कंपनी तुर्की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के मुख्यालय के बाहर हुआ। ब्लास्ट हुआ है। हमले के साथ ही मुख्यालय के बाहर भयंकर विस्फोट भी हुआ है। ये एक बार तस्वीरें दिखाइए। ये तस्वीरें भी हैं और इसमें गोलियों की आवाज भी आप सुन, ये देखिए आप। ये एक तस्वीर, दूसरी तस्वीर भी है जिसमें गोलियों की भी, ये देखिए आप, ये देखिए आप, सुनिए आप। ये देखिए आतंकवादियों की भी तस्वीर आ गई है। बड़ी खबर है ये।
बड़ी खबर है, एक तरफ रूस यूक्रेन क्या चल रहा है आप देख रहे हैं, इजराइल बेरूत लेबनान क्या चल रहा है, अब तुर्की पर भी आतंकी हमला हो गया है। ये तो वैसी तस्वीरें हैं जैसी इजराइल में 7 अक्टूबर को दिखी थी, सड़कों के ऊपर आतंकवादी हाथ में बंदूक, ब्लास्ट, गोलीबारी करते हुए। ये आतंकवादियों की तस्वीरें जो है वो भी इस वक्त आ गई है। ये अंकारा तुर्की में आतंकवादी हमला, अंकारा में आतंकवादी हमला हुआ है, ब्लास्ट हुआ, फायरिंग हुई, कई लोगों के मारे जाने की खबर है। 10 की कंफर्मेशन आ गई है। एक महिला आतंकवादी भी है, यह भी बताया जा रहा है। एक महिला आतंकवादी, कई और दूसरे आतंकवादी ग्रुप में है। ये लोग सड़कों पर निकले। ये देखिए आप तस्वीरें, एक बार तस्वीरें दिखाइए वाली, किस तरह से गोलीबारी की आवाज आप सुन पाएंगे उसमें। ये बहुत बड़ी खबर है। 8:01 हो गए हैं। एक बार फिर से हम आपको बता दें, तुर्की की राजधानी अंकारा में बड़ा आतंकवादी हमला, गोलीबारी और फिर से वही सड़कों पर मौत का तांडव। किस तरह से आतंकवादी बताया जा रहा है कि ये एरोस्पेस इंडस्ट्रीज जो है अंकारा में, उस पर जो है आतंकवादी हमला हुआ है। और बहुत बड़ी खबर जो रिपोर्ट बताया जा रहा है, कुछ पत्रकार वहां के जो दावा कर रहे हैं, कुछ लोगों को हॉस्टेज भी बनाने का दावा किया जा रहा है कुछ रिपोर्ट्स में। बहुत बड़ा आतंकवादी हमला इसको बताया जा रहा है, जिसमें कुछ लोगों को बंधक भी संभवतः बनाया गया है। यह रिपोर्ट किया जा रहा है वहां के चैनल्स पर, इस बात की, इस तरह की रिपोर्टिंग है। कुछ वहां के जो पत्रकार हैं वो भी जो है दावा कर रहे हैं, मैं वही पढ़ रहा हूं इस वक्त, जिसमें लिखा गया, दे आर नाउ होल्डिंग हॉस्टेजेस एट दी हेडक्वार्टर। यानी कि जो एरोस्पेस इंडस्ट्रीज का जो हेडक्वार्टर है वहां पर ब्लास्ट हुआ, ये लोग अंदर घुसे हैं, संभवतः फायरिंग हुई है और बताया जा रहा है कुछ लोगों को संभवतः बंधक भी बना लिया गया है। कुछ लोगों को बंधक भी बना लिया गया है। इनके पास अत्याधुनिक हथियार हैं, इन सबके पास। देखिए वो पीली गाड़ी के पीछे जो आप देख पा रहे हैं दूसरी तस्वीर में, ये एरोस्पेस इंडस्ट्रीज वहां पर। अब ये खबर लगभग कई लोगों की तरफ से बताई जा रही है, कई बड़े जो पोस्ट हो रहे हैं और वहां के मीडिया में भी ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इन आतंकवादियों ने कई लोगों को बंधक भी बना लिया है। धमाकों की आवाज आज सुन पा रहे हैं। और ये देखिए अब एक नई तस्वीर है, ये नई तस्वीर है। ये इस वक्त ये वो एरोस्पेस हेडक्वार्टर, ये हेडक्वार्टर के अंदर से देखिए फायरिंग करता हुआ ये आतंकवादी। और बताया जा रहा है कि कुछ लोग अंदर हैं। कई लोगों को बंधक भी बना लिया गया है, कई लोग हॉस्टेजेस हैं, इस तरह की रिपोर्ट्स, इस तरह का दावा। और अब हम भी कंफर्म, ये देखिए आप, ये तस्वीरें देखिए आप, ये आतंकवादी, ये एरोस्पेस हेडक्वार्टर, जहां पर अब खबर, अब हम कंफर्म कर सकते हैं कि कुछ लोगों को बंधक बना लिया गया, हॉस्टेज वाली सिचुएशन है। ये जैसा मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ था, आपको याद होगा, 10 आतंकवादी आए थे, सड़कों पर मौत का तांडव था, लोगों पर हमला हुआ, बिल्डिंग के अंदर घुसे, लोगों को बंधक बनाया। अब ये खबर आ रही है कि यहां भी कई लोगों को संभवतः बंधक जो है वो बना लिया गया है। कुछ आतंकवादियों की तस्वीरें भी आई हैं। ये देखिए आप, वो आतंकवादी अत्याधुनिक हथियारों से लैस, ये जो पूरी प्लानिंग के साथ घुसे। अंकारा में ब्लास्ट हुआ है, आतंकवादी हमला, धमाके की आवाज, गन फायर। टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज का हेडक्वार्टर अंकारा में है। टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज का हेडक्वार्टर अंकारा में, जहां पर ये लोग अंदर घुसे हैं, ब्लास्ट हुआ, 10 लोग मारे गए हैं,
कई लोगों को बंधक भी ये देखिए आतंकवादी की तस्वीर, ये आतंकवादियों की तस्वीरें भी जो है वो जारी की गई हैं, जिसमें वो साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। 10 लोगों की मौत, कई लोग बंधक हैं। हॉस्टेज वाली सिचुएशन है टर्की, अंकारा। वैसे दुनिया में आप देख ही रहे हैं, एक तरफ रूस, यूक्रेन, इजराइल, बेरूत, लेबनान, वहां युद्ध के अलग हालात हैं। दुनिया दो धड़ों में बटी हुई नजर आ रही है। अब एक और मोर्चा खुल गया संभवतः, तुर्की में भी आतंकवादी हमला। ये देखिए आप, बहुत भीषण धमाका है ये, तस्वीरें देखिए आप। और ये देखिए, ये बंधकों की भी तस्वीरें आ गई हैं। ये वाकई ये बहुत डेंजरस होती जा रही है सिचुएशन अब अंकारा में। सबसे पहले न्यूज़ 18 पर आप देख रहे हैं, कुछ लोगों को हॉस्टेज बना लिया आतंकवादियों ने। ये वो बंधकों की तस्वीरें आप गिन सकते हैं, ये करीबन 7 से 8 तो अभी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। ये 8 से 10 लोग यहीं पर इस तस्वीरों में ये नजर आ रहे हैं। 10 लोगों की मौत हो गई है, कई लोगों को बंधक बनाया गया है। और ये एरोस्पेस हेडक्वार्टर अंकारा में ये एक तरीके से 26/11 जैसा ही अटैक है। जिस तरह से सड़कों पर मौत का तांडव हमने मुंबई में देखा था, आतंकवादी सड़कों पर उतरे थे, गोलीबारियां की, उसके बाद एक होटल में घुसे, वहां पर लोगों को बंधक बनाया। यहां पर भी ये जिन लोगों को इस वक्त आप देख रहे हैं, इन लोगों को बंधक आतंकवादियों ने बनाया हुआ है। ये बहुत ही बड़ा आतंकवादी हमला है। ब्लास्ट हुआ, आतंकवादियों ने एरोस्पेस इंडस्ट्रीज को टारगेट किया, लोगों को बंधक वहां पर बनाया गया। देखिए आप, 7 से 8 से 10 लोग हैं। और ये बाहर जो है आतंकवादी है, हाथ में अत्याधुनिक हथियार, फायरिंग करता हुआ। अंदर जो है लोगों को इन्होंने बंधक बना लिया है। और अलग अलग तस्वीरें आई हैं जिसमें जबरदस्त धमाकों की आवाजें हैं, फायरिंग की आवाज है। और सिर्फ एरोस्पेस इंडस्ट्रीज नहीं, अंदर घुसते हुए भी फायरिंग की गई है, बाहर भी कई लोगों को टारगेट किया गया है। और ये सिचुएशन अब और खराब हो रही है, क्योंकि अभी जो इस वक्त रिपोर्ट मिल रही है, वहां के जो चैनल्स जो रिपोर्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं 13 लोगों को तो मिनिमम बंधक बनाया हुआ है, 10 लोगों की मौत हो चुकी है, अंदर और भी लोग हो सकते हैं, यह आंकड़ा बढ़ सकता है। और ये आतंकवादी भी बताया जा रहा है कि एक ग्रुप में है और बड़ी संख्या में आए हैं। तीन आतंकवादियों में एक महिला आतंकवादी है। 3 आतंकवादी अभी नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि आतंकवादी ज्यादा हो सकते हैं, ग्रुप में आए हैं, बड़ी संख्या में आए हैं, कई लोगों को बंधक बना लिया है। ये नई नई तस्वीरें, अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं। मतलब अंकारा में 26/11 टाइप अटैक हुआ है, जिस तरह से 26/11 में आतंकवादी हमला हुआ था। सड़कों पर मौत का तांडव, आम लोगों को निशाना बनाया गया, हाथों में अत्याधुनिक हथियार। और उसके बाद ये लोग अंदर घुसे एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, और उसके बाद कई लोगों को वहां पर बंधक बनाया गया। मेरे सहयोगी नीरज इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, क्या अपडेट, क्या खबर, क्या किसी ने जिम्मेदारी ली, कई लोगों को बंधक बनाया गया, कौन है ये देखिए और भी ताजा तस्वीरें आ रही है अंकारा से, बताइए नीरज। देखिए 10 लोगों की मौत हो गई है लगातार। मन इस पूरे मामले में अभी जानकारी लेने की कोशिश की जा रही है। वहां के इंटीरियर मिनिस्टर ने ये साफ कर दिया कि ये टेररिस्ट अटैक किया गया था टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री यानी टूसास जिसे कहते हैं, वहां की फैसिलिटीज पे, और बहुत लोग घायल हुए हैं। अभी तक किसका हाथ है इस बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन इसको आतंकी हमला करार दे दिया गया है। सबसे अहम बात यह है, और लगातार जो फुटेज है आपको वो जो दिख रहा होगा, वहाँ की बिगेस्ट डिफेंस कंपनीज में आती है,
और ये लगातार फुटेज जो आपको गनमैन के दिख रहे हैं वो ये बताने को काफी है, लेकिन किसका हाथ है, किसी संगठन का हाथ है, इस बारे में थोड़ी जानकारी अभी विरोधाभासी जानकारी आई है, उसके बारे में थोड़ा इंतजार करना होगा। अमन जी, शुक्रिया आपका नीरज। पूरी खबर हम तक पहुंचाने के लिए। कंपनी के मुख्यालय के बाहर जबरदस्त ब्लास्ट हुआ। आतंकवादी हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर है, कई लोगों को बंधक बना लिया गया है। 3 से 4 के करीब आतंकवादी हैं और इन आतंकवादियों में एक महिला भी है। 8 से 10 लोगों को बताया जा रहा है 10 लोगों की मौत हो चुकी है और सबसे बड़ी खबर यह है कि कई लोगों को बंधक बनाया इन आतंकवादियों ने। तुर्की के अंकारा में रक्षा कंपनी के कैंपस एरोस्पेस इंडस्ट्रीज का जो हेडक्वार्टर है वहां पर यह आतंकवादी हमला, 10 लोगों की मौत, कई लोग बंधक और कई लोगों के 10 लोगों की मौत इसमें हो गई है और कई लोग जो हैं वो बंधक बनाए गए हैं। और इस खबर से जुड़ा कोई भी अपडेट होगा तुरंत आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन आज की एक और सबसे बड़ी खबर, जामिया में दीपोत्सव पर दंगल हो गया। जामिया शिक्षण संस्थान में जो हमले हुए हैं वो घटना दुखद है, मामले की जांच होनी चाहिए। अगर वहीं अगर हम ये बात कह देते जय श्री राम, तो हमें भी मालूम है कि वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट का विषय है, हमें तो वो चीज़ करनी नहीं थी। सामाजिक धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये घटना कठोर निंदनीय है। फिलिस्तीन जिंदाबाद और नारे तकबीर अल्लाहू अकबर। मतलब अगर आरोपों को सही माना जा रहा है तो आप ये कह सकते हैं कि एक और हिंदू त्योहार परवार, एक और हिंदू त्योहार परवार। मतलब आप सोचिए, दीपावली, दीपोत्सव, भारत का जो दीपोत्सव दीपावली है ग्लोबल फेस्टिवल बन गया साहब। दुनिया के 90 से ज्यादा देशों में धूमधाम से दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। मतलब यहां तक कि सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया में दीपावली का सम्मान जो है नेशनल हॉलीडे बनाकर होता है। मुस्लिम बहुल मलेशिया में दीपावली का राष्ट्रीय अवकाश होता है। रावण का देश कहे जाने वाली श्रीलंका में दीपावली मनाई जाती है। हर जगह बर्मिंघम पैलेस से लेकर व्हाइट हाउस में दीपावली के दिए जलते हैं। जामिया में क्या है साहब? मतलब जिस भारत से दुनिया को दीपावली का प्रकाश मिलता है उसी भारत में दीपावली कार्यक्रम के दौरान दंगल। दीपावली, अगर आरोपों को सही माना जाए तो दीपावली कार्यक्रम मनाने को लेकर हिंसा, मारपीट, विवाद, फसाद, लेकिन फिलिस्तीन जिंदाबाद चलता है। मतलब आप जानकर हैरान हो जाएंगे, तस्वीरें आपके सामने हैं। कल दिल्ली में जामिया यूनिवर्सिटी में दीपावली दीपोत्सव कार्यक्रम मनाने को लेकर जबरदस्त बवाल हो गए। देखिए आप तस्वीरें, हिंसा, हंगामा, मारपीट। ये देखिए दीप नीचे जल रहे हैं, नीचे दीप जल रहे हैं, दीपोत्सव, और वहां पर टकराव हो गया जामिया के अंदर। इस घटना के बाद जामिया के अंदर जबरदस्त तनाव, यूनिवर्सिटी के बाहर पुलिस बल को तैनात करना पड़ा। अच्छा, बताया जा रहा है कि जामिया में इस विवाद की शुरुआत कल शाम को हुई। जो रिपोर्ट्स है वो है, जो दावे है वो मैं आपको बता रहा हूं। छात्रों का एक गुट कैंपस में ज्योतिर्गमय 2024 कार्यक्रम आयोजित कर रहा था, दीपोत्सव। इस कार्यक्रम के लिए कैंपस में दिए जलाए जा रहे थे। जामिया में दिए, दीपोत्सव, दीपावली, रंगोली मनाई जा रही थी। इस कार्यक्रम में शामिल छात्रों का आरोप क्या है? उनका आरोप है कि एक दूसरे समुदाय के छात्रों ने जो रंगोली बनाई उसको पैरों से हटाया, दीपावली के दिए रंगोली से पैरों से मतलब छेड़छाड़ की। इसी के बाद छात्रों के बीच तनाव हो गया, बवाल शुरू हो गया, प्रदर्शन शुरू हो गया साहब, हाथापाई शुरू हो गई। आरोप है कि कुछ प्रदर्शनकारी छात्रों ने विरोध में फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे भी लगाए हैं। दिखा सकते हैं हम तस्वीर, एक बार दिखाते हैं आपको। हंगामा हुआ और फिलिस्तीन जिंदाबाद के वहां पर नारे भी लगे। दिखाइए कुछ।
कर देखिए कि अब दीपोत्सव कार्यक्रम मनाने के लिए भी ना आपको सुरक्षा लगेगी साहब। आरोप है कि दीपोत्सव में रंगोली पर पैर मारे जाने के बाद ना जामिया का माहौल खराब हुआ, बात हिंसक झड़प तक पहुंच गई। कुछ होंगे वहां पर उपद्रवी छात्र। बताया जा रहा है साहब कि दोनों गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई, कुछ छात्र जख्मी हुए। इस शर्मनाक घटना को लेकर दोनों पक्षों के अलग अलग दावे हैं, मैं दोनों के बताऊंगा। इस कार्यक्रम में शामिल एबीवीपी ने क्या कहा है कि संगठन से जुड़े छात्रों ने जामिया में दीपोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया था। उसी दौरान दूसरे गुट के छात्र आए, उन्होंने दीपोत्सव के दियों को नुकसान पहुंचाया, कार्यक्रम में बाधा पहुंचाई, मतलब फिलिस्तीन जिंदाबाद के साथ वहां पर धार्मिक नारे लगाए। वहीं लेफ्ट जो छात्र संगठन है उसका यह दावा है कि दीपोत्सव समारोह की आड़ में एबीवीपी के छात्रों ने दूसरे गुट के छात्रों पर अटैक कर दिया। वैसे कल हुई इस घटना के बाद जामिया में आज भी तनाव का माहौल है। एबीवीपी छात्रों ने आज भी जामिया में दीपोत्सव सेलिब्रेशन की कोशिश की। ये देखिए एबीवीपी का क्या पक्ष है और जो लेफ्ट संगठन जेएमआई उसका क्या पक्ष है। एबीवीपी का आरोप है कि रंगोली पर पैर मारा, फिलिस्तीन के नारेबाजी लगाई और वहां पर एक तरीके से जो दीप जलाए हुए थे उन पर भी पैर मारा गया। लेफ्ट जो छात्र संगठन जेएमआई उनका आरोप है साहब कि ये सब कुछ एबीवीपी ने इस दीपोत्सव की आड़ में हमारे छात्रों पर हमला किया। जांच हो रही है पूरे मामले की। ये भी आपके लिए जानना जरूरी, दीपावली सेलिब्रेशन की जो कोशिश थी लेकिन पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी। अब इसके विरोध में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने आज जो होनी थी, आज दीपोत्सव फिर से मनाया जाना था, पुलिस ने परमिशन नहीं दी। कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। दिल्ली पुलिस ने एबीवीपी के कई छात्रों को हिरासत में ले लिया है। न्यूज 18 इंडिया ने आज जामिया में तनाव को लेकर ग्राउंड रिपोर्ट भी, वहां पर जब यह हंगामा हो रहा था हमारे रिपोर्टर ग्राउंड पर मौजूद थे। जामिया के बाहर कुछ छात्र यहाँ पहुंचे थे, पुलिस ने उनको दौड़ाया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से पुलिस यहाँ पर खदेड़ रही है। दरअसल ये लोग छात्र यहाँ के नहीं थे। पुलिस पहले समझाने की कोशिश कर रही थी लेकिन पुलिस के साथ बहस होने लगी और उसके बाद देखिए किस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी है। ये तस्वीर देखिए, यहाँ से उनको भगाया जा रहा है। ये तस्वीर देखिए, करीब 50 के करीब जो एबीवीपी के समर्थक थे वो यहाँ पहुँचे थे लेकिन पुलिस ने फिलहाल उनको यहाँ से तितर बितर कर दिया। आप ये तस्वीर देख सकते हैं, पुलिस यहाँ पर मौजूद है और जो एक गुट यहाँ पर समर्थकों का पहुँचा था उनको यहाँ से तितर बितर फिलहाल पुलिस ने कर दिया है। आप तस्वीर देखिए, पुलिस यहाँ से हटा रही है। ये तस्वीर देखिए, कुछ लोग यहाँ पहुँच गए थे और उनको अब यहाँ से हटाया जा रहा है। आपको बता दें कि एबीवीपी ने ऐलान किया था कि वो जामिया के गेट नंबर 7 के बाहर यहाँ वो दिए जलाएंगे। जैसे ही यहाँ कुछ लोग इकट्ठा होने शुरू हुए, पुलिस ने पहले समझाने की कोशिश की लेकिन बहस हुई और पुलिस ने फिर उसके बाद उनको हटा दिया। हालांकि अभी तक यहाँ पर गेट के बाहर कोई दिया नहीं जलाया गया है। दरअसल कल दिए जलाए जाने के बाद विवाद हुआ था और उसके बाद दो गुट आपस में भिड़ गए थे, झड़प हुई थी। ये तस्वीर देखिए। और पॉलिटिकल रिएक्शंस क्या आ रहे हैं, बीजेपी क्या कह रही है और क्या पॉलिटिकल रिएक्शंस है इस पूरी खबर को लेकर, क्योंकि जामिया में तनाव वाली जो स्थिति हुई है उसको लेकर क्या कहा जा रहा है, सुनाते हैं आपको। ये विश्व के अंदर भारत के त्योहार के रूप में मनाई जाने वाली दिवाली के कार्यक्रम में जामिया शिक्षण संस्थान में जो हमले हुए हैं वो घटना दुखद है। मामले की जांच होनी चाहिए। सामाजिक धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये घटना कठोर निंदनीय है। एक ऐसा है, कुछ मॉब आया, बाहर मतलब इंटरनल स्टूडेंट ही थे और वहाँ पे आके वो दियों को तोड़ने लगे और रंगोलियों को बिगाड़ने लगे। उसके साथ साथ वो नारेबाजी करने लगे। एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे खुद मौजूद था। एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी घटना को देखा है। हमारी तरफ से कुछ भी ऐसा एक्शन नहीं लिया गया, ना हमने कोई नारेबाजी की। फिलिस्तीन जिंदाबाद और नारे तकबीर अल्लाहू अकबर। देखिए अगर ये आरोप सही है तो क्या मतलब दीपोत्सव जामिया में नहीं बनाया जा सकता, बैन है क्या? अब आप सोचिए, एक और जामिया में दीपोत्सव पर दंगल विघ्न डालने का आरोप। उधर बिहार में गिरिराज सिंह की हिंदू यात्रा पर युद्ध छिड़ा हुआ है, महाभारत। गिरिराज सिंह की यात्रा में अररिया से बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह ने बयान दिया था, अररिया में रहना है तो हिंदू बनना है। उनके इस बयान के खिलाफ शहर में हिंसा भड़क गई। आज बीजेपी सांसद, ये देखिए आप तस्वीरें, प्रदीप सिंह के खिलाफ, ये फुल स्क्रीन पर दिखाई तस्वीरें देखिए, वहां पर आगजनी भी हुई है, लाठी डंडों के साथ उग्र भीड़ वहां पर पहुंच गई। बीजेपी के सांसद के बयान के खिलाफ, ये जो बयान प्रदीप सिंह जो सांसद हैं उन्होंने दिया था कि
मतलब अररिया में रहना है तो हिंदू बनना है। उनके बयान के खिलाफ आज जो है हिंसा का माहौल हुआ। सांसद प्रदीप सिंह के खिलाफ उग्र भीड़ लाठी डंडे लेकर उतरी, कई जगहों पर आगजनी की, शहर में भारी पुलिस बल को तैनात करना पड़ा। इससे पहले कल प्रदीप सिंह के घर पर कुछ लोग हथियार लेकर घुस गए, जिन्हें पकड़ लिया गया। पकड़े गए एक युवक का नाम अब्दुल्ला भी बताया जा रहा है। बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह ने कहा कि अगर उनके घर में घुसे लोग नहीं पकड़े गए होते तो उनकी हत्या कर दी जाती। प्रदीप सिंह के इसी बयान के खिलाफ आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर मुसलमानों के खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो उनकी पार्टी ईंट से ईंट बजा देगी। लालू प्रसाद यादव ने भी कहा है कि बिहार में दंगा फसाद कराने की तैयारी हो रही है, लेकिन वो राज्य में दंगा होने नहीं देंगे। गिरिराज सिंह की यात्रा और उस पर कैसे छिड़ गया युद्ध, देखिए अब आप। ईंट से ईंट बजा देंगे। बिहार में गिरिराज वर्सेस तेजस्वी। मुसलमान भाइयों के प्रति अगर बुरी नजर कोई देखने का काम करेगा तो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव चुप बैठने वाला नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे। कह रहे हैं कि ईंट से ईंट बजा देंगे, आंख करने ना दिखा दें। सियासी उबाल, बयानों से भूचाल। हम सबको कहते हैं इलेक्शन में भी कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर बवाल। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जिम्मेवार है जो कुछ भी अगर होगा बिहार में। ठीक है, ठीक है। हिंदू जगह बिहार में गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर बवाल थम नहीं रहा। अररिया किशनगंज में गिरिराज ने एक बार फिर कटेंगे तो बटेंगे का नारा दिया तो बिहार की सियासत में भूचाल आ गया। जैसे जैसे गिरिराज की हिंदू स्वाभिमान यात्रा में लोगों की भीड़ उमड़ रही है, विपक्षी पार्टियों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर गिरिराज की यात्रा को लेकर सवाल उठाए और यहां तक कह दिया कि अगर कोई मुसलमानों की तरफ बुरी नजर डालेगा तो वो उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। तो जवाब में गिरिराज सिंह ने भी लालू तेजस्वी पर तीखा हमला बोला है। गिरिराज सिंह ने कहा, बाप बेटे बिहार का माहौल खराब करना चाहते हैं। अररिया के सांसद ने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है उसका मैं विरोध करता हूँ, खंडन करता हूँ। और अगर कोई मुसलमान भाइयों के प्रति अगर बुरी नजर कोई देखने का काम करेगा तो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव चुप बैठने वाला नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे। जो मकसद था वो इकट्ठा करना हिंदुओं को, उनके लिए बोलना, क्योंकि उनके बहु बेटी पर आंच आता है लव जिहाद, लैंड जिहाद, तो उसके लिए सजग करना। अब ये माहौल को खराब करने चले हैं तेजस्वी यादव बाप बेटे लालू जी, और कह रहे हैं कि ईंट से ईंट बजा देंगे, आंख करने ना दिखा देंगे। तेजस्वी यादव का बयान कल अररिया से बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह के उस विवादित बयान के बाद आया, जब हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि गिरिराज सिंह अपनी यात्रा के जरिए दंगा कराना चाहते हैं। लालू यादव ने भी गिरिराज सिंह और नीतीश कुमार पर हमला बोला और कहा कि उनके रहते बिहार में कोई दंगा कैसे करा लेगा। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जिम्मेवार है जो कुछ भी अगर होगा बिहार में। ठीक है, ठीक है। हम सबको कहते हैं इलेक्शन में भी कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। जब बेटा बेटी का ब्याह करना होगा तब जात खोज लीजिएगा, परिवार खोज लीजिएगा। एकजुट रहोगे, सशक्त रहोगे, बटोगे तो कटोगे। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले सियासी लड़ाई पूरे उफान पर है। लालू तेजस्वी यादव के निशाने पर अकेले गिरिराज सिंह नहीं है, उनके निशाने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हैं, क्योंकि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर बिहार की सत्ता में है। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को टारगेट करते हुए कहा कि बिहार में दंगाइयों को सुरक्षा दी जा रही है। उन्होंने फेसबुक लाइव पर नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला, जिसके बाद जेडीयू ने भी पलटवार किया है और उन्हें अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत दी। जेडीयू का कहना है कि नीतीश कुमार के रहते 20 सालों में बिहार में कोई दंगा नहीं हुआ, यही वजह है कि विपक्षी पार्टियों की बेचैनी बढ़ी हुई है। माननीय नीतीश कुमार जी के रहते तो कोई दंगा पिछले 18-19 साल में नहीं हुआ है, और जो सरकार की नीति है हमारी, ये
सबको एक समान देखना, सभी वर्गों को, महिलाओं पुरुष या सभी वर्ग हों, सभी जाति हों, जो भी हो, या उसमें कोई भेदभाव सरकार की तरफ से नहीं है और न भविष्य में रहेगा। गिरिराज सिंह द्वारा जो यात्रा जो चलाई जा रही है, या भाजपा के अररिया के सांसद ने जो बेहुदा बेतुका नफरत वाली भाषा का इस्तेमाल करते हुए दो समुदायों के बीच दंगा कराने का एक प्रयास और एक साजिश जो है, षड्यंत्र जो है वो चल रहा है। और आप सब लोगों को हम इतना बता देना चाहते हैं कि बिहार सरकार ने, अद्भुत है नीतीश कुमार जी, कि गांधी की बात करते हैं और गॉडसे के वंशजों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उधर आपको बता दें, बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह के बयान पर बवाल। अबू आसिम आजमी के बयान पर जबरदस्त बवाल छिड़ गया महाराष्ट्र में। समाजवादी पार्टी के नेता बीजेपी ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करा दी है। बीजेपी ने अबू आसिम आजमी के बयान को मुसलमानों को भड़काने वाला बताते हुए चुनाव आयोग को कार्रवाई के लिए कहा है। मैं बयान सुनाऊंगा आज आपको। जो लोग कहते हैं ना कि कटेंगे तो बटेंगे, सांप्रदायिक है, लेकिन फिर वही तरफ समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव कहते हैं कि योगी जी भड़काने, नफरती बयान दे रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे। लेकिन अबू आसिम आजमी अखिलेश यादव की मौजूदगी में किस तरह का बयान देते हैं आज आपको सुनना चाहिए। अबू आसिम आजमी ने यह बयान मालेगांव में एक चुनावी सभा के दौरान ये बयान दिया। अबू आसिम आजमी ने कहा था कि महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के पास 2 विधायक हैं, उन्हें 6 से 8 एमएलए मिल जाएं। जिस दिन 6 से 8 मुस्लिम एमएलए उनके पास हो गए तो किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया कि वो मुसलमानों से ज्यादती कर सके। अबू आसिम आजमी ने कहा अखिलेश यादव की मौजूदगी में। ये नहीं है भड़काऊ बयान, ये नहीं है उकसाने वाला बयान। बटेंगे तो कटेंगे सांप्रदायिक बयान हो जाता है, लेकिन ये शायद सेकुलर बयान होगा। अबू आसिम आजमी ने जब यह बयान दिया तब मंच पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मौजूद थे और वो बारिश के बीच छाता लेकर अबू आसिम आजमी की बातों को सुन रहे थे। सुनिए। किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया मुसलमानों को। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी अब अबू आसिम आजमी के बयान को मुसलमानों को भड़काने वाला बता रही है। बीजेपी सवाल पूछ रही है कि बटेंगे तो कटेंगे नफरती हो जाता है, बटेंगे तो कटेंगे समाज को बांटने वाला हो जाता है। ये समाज में मोहब्बत घोलने वाला बयान दे रहे थे क्या अबू आसिम आजमी अखिलेश यादव की मौजूदगी में? अखिलेश यादव ने आपत्ति दर्ज नहीं कराई। दूसरी ओर महाविकास आघाड़ी, क्योंकि महाराष्ट्र में बयान दिया गया, महाविकास आघाड़ी गठबंधन भी बयान से खुश नहीं है। समाजवादी पार्टी के इन नेता की तरफ से जो बयान दिया गया, सूत्र बता रहे हैं कि उद्धव गुट ने अबू आसिम आजमी के बयान पर नाराजगी जाहिर कर दी है और इस बयान को लेकर शरद पवार से शिकायत की गई है। वो हम बयान एक बार दोबारा से सुना सकते हैं अबू आसिम आजमी का। एक बार अबू आसिम आजमी का वो वाला बयान एक बार फिर से सुने, क्योंकि उद्धव गुट को डर है कि अबू आसिम आजमी का ये बयान बीजेपी को फायदा पहुंचा सकता है, जो हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में भी बटोगे तो कटोगे के पोस्टर लगाकर आगे बढ़ रही है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के पोस्टर लग गए हैं। अबू आसिम आजमी के इस बयान के साथ ही एक पुराना बयान भी वायरल शुरू हो गया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि एक बार होम मिनिस्टर बन गए ना, कुछ लोगों को ऐसा ठीक करेंगे कि नानी याद आ जाएगी। लेकिन पहले हम आपको बयान सुनाते जिस पर बवाल छिड़ गया है। अखिलेश यादव की मौजूदगी में दिया गया बयान। हमें 6-8 एमएलए चाहिए और जिस दिन अखिलेश भाई 8 एमएलए होंगे ना, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया मुसलमानों को। अब इस बयान को लेकर अलग अलग पॉलिटिकल रिएक्शंस है। उद्धव गुट को संभवतः डर है कि अबू आसिम आजमी के भड़काऊ बयान से उनके ऐसे वोटर नाराज हो सकते हैं जो बाला साहब ठाकरे के सम्मान की वजह से उद्धव गुट के साथ जुड़े हुए हैं। उद्धव गुट हिंदूवादी, साथ में कौन? समाजवादी पार्टी, इंडिया अलायंस। महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस के एक नेता कह रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। उद्धव गुट को डर लग रहा है। सुनाइए। अबू आजमी साहब, एक बात कान खोल के सुन लीजिए। 8 एमएलए नहीं, 80 एमएलए भी हो जाएं और 1 एमएलए भी मुसलमान नहीं रहे, तब भी इस देश में मुसलमानों को कोई अहित नहीं कर सकता है। और इस तरह के भड़काऊ बयान कि 2 से 8 एमएलए कर दो, मुस्लिम को कुछ नहीं हो पाएगा, कौम के लिए जान दे दूंगा, ये आप कौम का भला नहीं कर रहे हैं। यही सब बात बोल बोल के आप लोग का दिमाग खराब हो गया है। आगे बढ़ेंगे आज की एक और बड़ी खबर साहब, पोल्यूशन पर पॉलिटिक्स। दिल्ली में बुरा हाल है AQI। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि जिस गाजा और बेरूत में इजराइल हजारों टन बम गिरा रहा है ना, या गिरा चुका है,
वहां की हवा भी ना दिल्ली से 10 गुना ज्यादा साफ है, 10 गुना ज्यादा साफ। कभी दिवाली फटाकों को दोष देंगे जो एक दिन चलती है। एक ही कारण है और वो है भारतीय जनता पार्टी की गंदी राजनीति। दिल्ली की प्रदूषण की समस्या के लिए केजरीवाल सरकार की घोर लापरवाही जिम्मेवार है। Million people in the world died because of air pollution. केवल ये निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर से, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से, कि ये जो गंदी राजनीति वो करते हैं ना, रोजाना बयानबाजी करते हैं, उसकी जगह जिसकी जो सरकार है वो अपना काम करे। अपनी नाकामियों को छुपाने में आप पार्टी कई बार ऐसे हथकंडों का इस्तेमाल करती है जिनकी अपेक्षा जनता को नहीं है। देखिए, दिल्ली में रहने वालों की स्थिति आज ये है साहब कि यहाँ के लोगों के फेफड़ों में बिना सिगरेट पिए रोजाना 5 से 6 सिगरेट का धुआं जा रहा है। पैसिव स्मोकिंग, यानी कि दिल्ली की हवा में जहर घुल चुका है। गैस चैम्बर पोल्यूशन की स्थिति डेंजरस हो चुकी है। ऊपर से पड़ोस की पराली आप लोगों की दिवाली काली कर रही है। गैस चैम्बर और डेंजरस हो गया है। इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सख्त टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी बताने से पहले आपको एक चौंकाने वाला सच बताता हूं। बार बार कहा जाता है ना, प्रदूषण के लिए पटाखे जिम्मेदार, पटाखे जिम्मेदार, पटाखे जिम्मेदार। आपकी टीवी स्क्रीन पर ना 2 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। पहली तस्वीर दिल्ली की है, जहां प्रदूषण के नाम पर दीपावली के पटाखे बैन कर दिए। पटाखों से प्रदूषण होता है ना। पार्किंग रेट 2 गुना कर दिया गया, वो सारी चीजें जो गैप जो 2 लागू किया गया है, लेकिन फिर भी एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्तर पर। तस्वीर लेबनान की देखिए, यहां तो पटाखे बैन है, वहां तो पटाखे मतलब वहां तो मिसाइलें, बम, गोला बारूद हजारों टन। दिल्ली से 7000 किलोमीटर दूर पेरूत, जहां इजराइल लगातार बम गिरा रहा है, हजारों टन बमबारी हो चुकी है, धुएं के गुबार उठ रहे हैं। आप जानकर हैरान हो जाएंगे साहब, दिल्ली की हवा 10 गुना बेहतर है बेरूत की हवा। यहां प्रदूषण का स्तर सबसे बेहतरीन स्तर पर बना हुआ है। अब आंकड़े दिखाता हूं मैं आपको, मतलब वहां देखिए आपको फिर भी नीला आसमान नजर आएगा, इतनी बमबारी, और यहां पटाखे बैन है। अब सुनिए, मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूं। दिल्ली में इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है ना 300 के आसपास बताया जाता है, 300 के पार। कई जगहों पर ये 400 भी पार पहुंच चुका है, 400 के करीब पहुंच चुका है। ये आंकड़ा बेरूत के AQI से 10 गुना से भी ज्यादा है, 10 गुना से ज्यादा। यही नहीं, बेरूत लेबनान, बेरूत के साथ ही मिसाइल और बमबारी की मार झेल रहे गाजा और सीरिया के दमिश्क का भी यही हाल है। AQI बेहतरीन श्रेणी में है। सवाल यह साहब कि आखिर ऐसा क्यों? दिवाली से पहले दिल्ली का दम घुटने लगता है, पराली बम। क्यों दिल्ली में श्रद्धालुओं को जहरीली हवा और पानी में छठ जैसा महापर्व बनाने के लिए मजबूर होना पड़ता है? हर साल की यही कहानी साहब। क्यों सरकार से लेकर सिस्टम तक यहां बेबस नजर आते हैं? ऐसा हम क्यों करें? सच्चाई है कि दिल्ली में प्रदूषण की कई वजहों में पराली सबसे बड़ी वजह, हर कोई जानता है। सच ये भी है कि दिल्ली में पराली जलाने की घटनाएं पड़ोसी राज्यों की घटनाओं से बेहद कम है। तो कब तक पड़ोसियों की गलती और लापरवाही का भुगतान दिल्ली वाले करते रहेंगे? ये कई इस तरह के सवाल हैं जो बार बार उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज ऐसे ही सवालों के साथ दिल्ली के पड़ोसी राज्यों को फटकार लगाई, तीखे सवाल किए, बल्कि साफ संकेत दिया कि बहुत हो चुका। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, लेकिन पॉल्यूशन पर पॉलिटिक्स वो ना हो, सॉल्यूशन छोड़ दीजिए, पॉलिटिकल सॉल्यूशन निकालने की कोशिश है। क्योंकि हर बार दिल्ली के प्रदूषण का ठीकरा दूसरे राज्यों पर फोड़ दिया जाता है। हरियाणा, यूपी, ये पंजाब, ये वो। आम आदमी पार्टी कहती है साहब कि पोल्यूशन के लिए यूपी, हरियाणा, राजस्थान जिम्मेदार है। बीजेपी का कहना है कि ऐसा केजरीवाल सरकार की 10 साल की नाकामी की वजह से हो रहा है। सुनिए। कारण है और वो है भारतीय जनता पार्टी की गंदी राजनीति। आज दिल्ली के पानी में, यमुना में प्रदूषण क्यों हो रहा है? क्योंकि हरियाणा और उत्तर प्रदेश अपना इंडस्ट्रियल अनट्रीटेड वेस्ट यमुना नदी में भेज रहे हैं, वजीराबाद बैराज पे भेज रहे हैं, कालिंदी कुंज बैराज पे भेज रहे हैं। उसके बावजूद हमारी सरकार बनने के बाद पराली की घटनाओं को हम नियंत्रित कर रहे हैं, बंद नहीं हुई हैं, लेकिन 3500 से 1400 पर ले आए और आगे भी हमारा प्रयास जारी है। मेरा केवल ये निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर से, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से,
कि ये जो गंदी राजनीति वो करते हैं ना, रोजाना बयानबाजी करते हैं, उसकी जगह जिसकी जो सरकार है वो अपना काम करे, सबके सहयोग से प्रदूषण कम होगा। दिल्ली की पंजाब हरियाणा सरकार को फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। बड़ी खबर आज की, सुन लीजिए। कोर्ट ने क्या कहा? केंद्र और दोनों राज्यों को याद दिलाने का समय आ गया है कि प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहना नागरिकों का मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकारों के घोर उल्लंघन के मामले हैं। यह सिर्फ आयोग के आदेशों का उल्लंघन नहीं, बल्कि सरकार को खुद जवाब देना होगा कि वो नागरिकों के सम्मान और प्रदूषण मुक्त वातावरण के साथ जीने के अधिकार की रक्षा कैसे करेगी। यह हमारे लिए केवल यह सुनिश्चित करने के लिए मुकदमा है कि नागरिकों के सम्मान और स्वच्छ वातावरण के साथ जीने के अधिकार कायम हैं। हमें ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें इस बात पर पूरा ध्यान है कि उल्लंघन के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई के दौरान पहले पंजाब सरकार के सवाल जवाब किया। कोर्ट ने पंजाब सरकार से पूछा कि पराली जलाने के मामले में कितने मुकदमे हुए। पंजाब सरकार ने जवाब दिया करीब 44 मुकदमे। कोर्ट ने पूछा इस साल में कितने मामले हैं। पंजाब सरकार ने जवाब दिया 21 अक्टूबर तक 1510 घटनाएं। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह स्पष्ट कर दिया गया कि स्वच्छ हवा का अधिकार आपका मूल अधिकार है और यह सरकारों को सुनिश्चित करना होगा। इजराइल पर बहुत बड़े हमले का प्लान। सामने आई ईरान की परमाणु वाली साजिश। खामेनेई के जासूसों का शूट आउट प्लान। इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइल बरसाने वाला ईरान चुप नहीं बैठा है। खामेनेई हर वक्त इजराइल को तोड़ने, उसे घुटने के बल बैठाने की प्लानिंग में जुटे हैं। मज़हई ओ रो वीरान करदे, जिंदगी ओ रो तबाह करदे, बेइस्ते। इस बार वो मिसाइल की बारिश न कर बल्कि इजराइल के टॉप साइंटिस्टों के शूट आउट का प्लान बना रहे थे। खामेनेई का प्लान सफल होता उससे पहले ही नेतन्याहू की खुफिया एजेंसी एक्टिव हो गई और ईरान के बहुत बड़े प्लान को फेल कर दिया। इजराइल की सेना ने जेरूसलम से अरबी मूल के 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इजराइल का दावा है कि इनकी भर्ती ईरान ने की थी। ये ईरान के लिए जासूसी कर रहे थे और इनके निशाने पर इजराइल के परमाणु ठिकाने थे। इजराइल ये भी दावा कर रहा है कि ये लोग चुन चुन कर इजराइल के परमाणु साइंटिस्टों को मारने वाले थे और इनके निशाने पर सेंट्रल इजराइल के मेयर भी थे। इजराइल का दावा है कि इनकी भर्ती ऑनलाइन की गई थी और इनको परमाणु वैज्ञानिकों को ठिकाने लगाने का टास्क दिया गया था। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इन जासूसों पर आरोप है कि उन्होंने ईरान के लिए 2 साल तक जासूसी की और 2 साल में करीब 600 मिशन पूरे किए। इस दौरान सभी जासूसों ने इजराइल के सैन्य ठिकानों से लेकर परमाणु हथियार, गोला बारूद की जानकारी ईरान को दी। संदिग्धों पर तेल अवीव में रक्षा मुख्यालय और नेवातिम और रमत डेविड एयरबेस की तस्वीरें लेने का आरोप है। खबर यह भी है कि इन आरोपियों को दी गई जानकारी पर ईरान ने इजराइल में कई जगहों पर हमले भी किए। नेवातिम बेस पर ईरान ने 1 अक्टूबर को 2 मिसाइलें दागी थी। वहीं रमत डेविड बेस पर हिजबुल्लाह हमला कर चुका है। इजराइल की मीडिया के मुताबिक एक बार इन संदिग्धों ने गैलीली में गुब्बारे से मिलिट्री बेस के ठिकानों की तस्वीरें खींची थी। इस जगह पर लगभग 1 महीने बाद अक्टूबर की शुरुआत में हिजबुल्लाह का मिसाइल हमला हुआ था। इसके अलावा आरोप ये भी है इन संदिग्धों की जानकारी देने के बाद हिजबुल्लाह ने
इजराइल में मिलिट्री बेस पर मिसाइलें दागी। जानकारी के मुताबिक इन आरोपियों को लाखों डॉलर दिए गए। इनमें से कुछ क्रिप्टो करेंसी के रूप में था तो कुछ नकद दिए गए थे। ऐसा दावा है कि ये नकद रूसी पर्यटकों ने दिए थे। इजराइल पुलिस के मुताबिक इन संदिग्धों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इजराइल में जासूसी करना सबसे गंभीर अपराध माना जाता है। इसके लिए इन लोगों को मौत की सजा भी हो सकती है। इजराइल पुलिस के मुताबिक सभी आरोपी उत्तरी इजराइल के रहने वाले हैं। इसमें से एक सैनिक भी है जो कुछ साल पहले सेना छोड़कर भाग गया था। अगर इजराइल की खुफिया एजेंसी मुस्तैदी न दिखाती तो उसके टॉप परमाणु वैज्ञानिकों का काम तमाम करने की साजिश ईरान रच चुका